प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन आपको। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज की सबसे बड़ी खबर, असद उमर साहब से इस्तीफ़ा ले लिया गया और सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि आखिर क्यों ले लिया गया। अगर कल तक इमरान खान साहब को अपनी टीम के सबसे अहम खिलाड़ी पर पूरा एतमाद था और ये कहा जा रहा था, खुद असद उमर कह रहे थे कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, और असद उमर साहब खुद इसकी तरदीद कर रहे थे। और न सिर्फ असद उमर बल्कि 2-3 दिन पहले जब टेलीविज़न पर खबरें चलीं तो फवाद चौधरी साहब ने इसे अफवाहें करार दिया। तो अगर 1-2 दिन पहले तक सब ठीक चल रहा था, वरना फिर उन अफवाहों की इस तरह से इस कॉन्फिडेंस के साथ तरदीद न की जाती, तो फिर अचानक से ये क्या हुआ। और अगर पहले से ये चीज़ें चल रही थीं और ज़ाहिर गौर था, तो फिर इसकी तरदीद मुसलसल क्यों किए जा रही थी हुकूमत। तो अब असद उमर साहब क्या हुआ। असद उमर साहब को निकालने का मतलब ये है कि उनकी कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान की एक मोहर सख्त कर दी गई है कि वो परफॉर्म नहीं कर सके। क्या इसका यह मतलब है, यह एतराफ़ है हुकूमत का कि असद उमर ने परफॉर्म नहीं किया, इसलिए उनको घर जाना पड़ा है। और दूसरी बात यह है कि असद उमर साहब की जगह कौन होगा, और जो भी होगा, असद उमर कह रहे हैं कि जो भी होगा उसके लिए बड़े कड़े चैलेंजेस हैं, मुश्किल फैसले उसे भी करना होंगे। और दूसरा, एक और अहम बात असद उमर ने की अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा जो भी आएगा उसके साथ बाकी लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो मुझे उनकी का ये जुमला सुनते हुए लगा कि असद उमर शायद शिकवा कर रहे हैं कि देखें, मैं सख्त फैसले तो कर रहा था, या जो चीज़ें मैं कर रहा था पाकिस्तान के लिए, मुझे मेरे लोगों ने साथ नहीं दिया, मेरे साथ खड़े नहीं हुए, मेरी टीम मेरे साथ खड़ी नहीं हुई, प्राइम मिनिस्टर ने शायद पूरा एतमाद का इजहार नहीं किया। तो एक शिकवा सा भी उनके इस लहजे में मुझे नज़र आया। बहरहाल इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे कि असद उमर क्या नहीं कर पाए, और जो नया आएगा वो कैसे कर पाएगा, और क्या है जो उसे करना है, टास्क क्या है जो उसे परफॉर्म करने हैं। तो ये तमाम चीज़ें अपने मेहमानों के साथ हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, और मैं डॉक्टर साहब के बारे में बताता चलूँ कि डॉक्टर साहब ने 92 न्यूज़ को अब ज्वाइन कर लिया है, 92 न्यूज़ फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। तो डॉक्टर साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। 92 में आप बतौर एडिटर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स ज्वाइन कर रहे हैं, और डॉक्टर साहब का प्रोग्राम आप जल्दी इसका पूरा शेड्यूल आपके सामने आ जाएगा कि डॉक्टर साहब की स्लॉट क्या है और वो किस वक्त और हफ्ते में कितने दिन प्रोग्राम कर रहे हैं और किन दिनों में कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब इंतजार रहेगा, अभी इसको राज रहने देते हैं, अभी बताते नहीं है। थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। आपका बहुत शुक्रिया। चंद दिनों में इंशाल्लाह हम लॉन्च करेंगे प्रोग्राम। अब आ जाते हैं असद उमर साहब की तरफ। मैं बाकी मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। इशफाक तौला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप माहिर हैं टैक्स उमूर के और माहिर मालियात हैं। बहुत शुक्रिया सर, वेलकम। और हमारे साथ डॉक्टर अकमल हुसैन साहब मौजूद हैं, माहिर मुआशियात है, लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर, सबसे पहले तो ये क्या असद उमर साहब से क्या गलती सरजद हुई है, क्या नहीं कर पाया जो प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था, और क्यों उनको किस जुर्म की सज़ा मिली है? देखिए, असद, पाकिस्तान का हमारा जो कल्चर है वो ये है साउथ एशिया का कि जब कोई शख्स चला जाए और उससे आपको कुछ मिल ना सके। अब असद उमर चूँकि इस वक्त एक पॉलिटिकल हॉट वाटर्स में है, उनके पास कोई ऑफिस नहीं है, कोई पोर्टफोलियो नहीं है, वो पाकिस्तान में किसी को ऑब्लाइज नहीं कर सकते। तो आपने सुना है कि सुबह से आप सुन रहे हैं असद उमर की सिर्फ खराबियों का जिक्र हो रहा है कि असद उमर ने इकॉनमी को मिसमैनेज कर दिया, उनको पता नहीं था, उधर हकीकत मार्केटिंग के थे, एंग्रो का भी उन्होंने बेड़ा गर्क को कुंडा किया था, उनको समझ नहीं आई, वो माहिर इक़्तिसादियात नहीं थे, इकोनॉमिस्ट नहीं थे, वो फाइनेंस को नहीं समझते थे। ये सब आवाज़ें जो हैं वो हम सुबह से सुन रहे हैं। असद उमर ने जो डिसीजन मेकिंग की वो मिनिस्टर फाइनेंस ने अकेले तो नहीं की। अगर एक बहुत बड़ा जिस डिसीजन का बार बार जिक्र किया गया कि IMF के पास अगर वो पहले चले जाते तो रुपये की इतनी डिप्रिसिएशन ना होती, इस वक्त जो इतनी गैर यकीनी सूरत हाल है कराची की, लाहौर के बिज़नेस की, वो सूरत हाल जो है वो ना होती, इतनी मायूसी ना होती। तो असद उमर तो सितंबर से कह रहे थे कि IMF के पास जाना पड़ेगा, शायद जाना पड़ेगा, हम देख रहे हैं। ये जो सारे आइडियाज़ थे कि हमें सऊदी अरब चले जाना चाहिए पैसे लेने के लिए, हमें चीन से रजू करना चाहिए, हमें UAE से मदद लेनी चाहिए, और अगर टाइम गुजार लेंगे तो हमें शराइत नरम हो जाएंगी, ये खाली असद उमर के आइडियाज़ तो नहीं थे। और ये भी नहीं हो सकता कि 7 महीने वो इन आइडियाज़ के साथ चलते रहे। और फिर इसके बाद जब पाकिस्तान को अल्टीमेटली IMF के पास जाना पड़ा और देखने में यही आया कि बहुत कोई नरम उनकी शराइत नहीं थी, तो ये फेलियर जो है पूरी स्ट्रैटेजी का वो बड़ा ऑब्वियस हो गया। अब असद उमर के ऊपर सारा मलबा फेंक कर सिस्टम जो है सारे का सारा, जो हम अब सुनने में आ रहे हैं कि बिग बिजनेस बड़ा नाखुश था, वो जगह जगह जाके शिकायतें कर रहे थे, कुछ PTI के अंदर के ताकतवर धड़े हैं जो उनसे बहुत नाराज़ थे, कुछ एडवाइज़र्स ऐसे हैं जिनको उन्होंने फैसिलिटेट नहीं किया, तो सब ने अपनी जो है शिकायतें भरी हुई थी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर कोई बहुत मजबूत नहीं लग रहे इस फैसले के बाद। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर फैसला कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसी पॉलिटिकल शख्सियत को जिसको उन्होंने शैडो फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे ग्रूम किया, अपने एहतमाद का उन पे मुजाहरा किया, आखिरी वक्त तक उनको नहीं पता था, वरना वो कभी शेर ना बोलते, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी हैं, ख्वाहिश पे दम निकले। तो इस पूरी सिचुएशन में ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो
एक स्लिपरी पाथ पे अब चल पड़े हैं और दिस इज़ जस्ट द सॉर्ट ऑफ अ बिगिनिंग, जिसे कहते हैं ना कि यानी जिस तरह 27 फरवरी को जब हमने बालाकोट की स्ट्राइक का जवाब दिया तो उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे मजबूत तरीन प्राइम मिनिस्टर लग रहे थे। आज वो खासे निस्बतन कमज़ोर और गैर मुस्तहकम लग रहे हैं। अच्छा अशफाक साहब, ये इस वक्त में जबकि IMF के पास आप जा रहे थे और FATF का मामला ऑलरेडी चल रहा है, फिर ये मिनिस्ट्री स्कीम भी चली, तो एक ऐसे वक्त में उनसे इस्तीफ़ा लिया जाना ये सही वक्त था और सही फैसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ ये फ़ज़ा तो बनी हुई थी और काफ़ी अरसे से बनी हुई थी, मगर जब आप ऑन द ईव ऑफ बजट थे, मेरा ख्याल है बजट की प्रिपरेशन ऑन हो रही थी, FBR की मीटिंग चल रही थी, स्टेक होल्डर से आप मीटिंग कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ मुनासिब वक्त नहीं है, मगर प्रेशर बहुत ज़्यादा अमाउंट हो रहा था। देखिए, जब असद उमर आए प्रेशर अवाम का प्रेशर आ रहा था, ऑपोजिशन अवाम का का प्रेशर भी आ आ रहा रहा है, अब ऑपोजिशन का प्रेशर मेरा अपने अंदर से आ रहा था, फिर अंदर में भी है प्रेशर। और जैसे मोहित साहब ने कहा कि जी के एक बिग बिजनेस हाउसेस का भी था, मगर अवाम का और जो महंगाई का तूफान जो बर्पा हुआ, मेरा ख्याल है उसको सबसाइड करने के लिए एक स्केप गोट तलाश की गई है। जैसे मोहित ने कहा कि आप ये देखें, ये कंबाइंड एक फैसले थे जो असद उमर ने नहीं किए। असद उमर से ऊपर एक आप ECC के फैसले हुए, ECC के ऊपर वो कैबिनेट के हुए, और कैबिनेट में अगर कोई फैसला होता है तो मेजॉरिटी में वो बिल्कुल एक कैबिनेट का जॉइंट डिसीजन होता है, वन वे और दी अदर। तो अगर कोई फैसला हुआ है तो मेरा ख्याल है उसकी जिम्मेदार पूरी कैबिनेट थी। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर असद उमर की जगह कोई भी होते तो वो मैक्सिमम यही कर रहे होते जो असद उमर ने किया। और देखिए, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। मैं यहाँ पर आपको कहता हूँ, जब शुरू की गई थी ये बात, तो आपको देखा होगा इकोनॉमी को आपको बड़ा वल्नरेबल थी आपकी पोजीशन। और वल्नरेबल क्यों थी? वल्नरेबल बना दी गई थी। जब आप देखेंगे केयर टेकर सेटअप आया था, और जब लास्ट ईयर मिफ्ता इस्माइल साहब ने जब डीवैल्यू किया था, उस वक्त मैंने कहा था कि नाउ दिस इज द फर्स्ट ब्लड। और ये मैं टीवी पे, मैं रिकॉर्ड पे हूँ, और मैंने मिफ्ता साहब को भी कहा था, आपने जब डीवैल्यू कर दिया, आपकी करेंसी की स्टेबिलिटी को आपने एक जमूत को तोड़ दिया है, तो उसके बाद आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज के IMF का प्रेशर सस्टेन करना इतना मुश्किल होता है कि बहुत मुश्किल है कि आप उनको सर्वाइव कर सकें। जब आप ये नहीं कर सके, दो इश्यूज थे आपके पास जब असद उमर हुकूमत में, और मैं ऑन रिकॉर्ड सेइंग दिस कि मैं दोनों इश्यूज पे उनको मैं गाइड कर रहा था। एक ये था कि आप करेंसी की डिवैल्यूएशन को फौरी तौर पे रोकें, बिकॉज के लेजिटिमेट वे में यू कैन मेक सम इन्फ्लोज और करेंसी को आप स्टेबल वे में कर सकते हैं। दूसरा आपकी FBR थी। देखिए, FBR में चेयरमैन लाने का भी डिसीजन या स्टेट मिनिस्टर को अपॉइंट करने का डिसीजन वो भी खान साहब का था, और असद उमर ने उसको लब्बैक का, बिकॉज वो उनको लीडर मानते हैं, और मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर का ये डिस्क्रेशन है। इत्तेफाक से दोनों अच्छे लोग हैं। मैं ये सियासी तौर पे हमाद इज़ अ वेरी गुड टैलेंट, बट इस नाजुक सूरत हाल में जब FBR को मैं देखता हूँ, और जब मेरा टारगेट 4400 अरब है, तो मेरा ख्याल है एक बहुत तगड़ी फोर्स होनी चाहिए थी जो उसको टेक केयर करती, और एक तगड़ा आपका चेयरमैन FBR होना चाहिए था कि जिसको एक्सपीरियंस होता है रेवेन्यू का। ठीक है। अब अगर मैं उस दायरे कार को देखता हूँ, तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो फैसला आज आपको नेगेटिव नज़र आ रहा है वो ये है कि आज आपने टारगेट से 318 बिलियन रुपीस कम इकट्ठे किए हैं। जब 318 बिलियन आपने कम किए, तो आपका सारे का सारा यानी 1% ऑफ द GDP है। अब मैं जितनी भी सेविंग करूं, दूसरी तरफ जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, 1% इंटरेस्ट रेट आपने बढ़ाया, मीनिंग 175 अरब रुपए का आपने एक्सपेंस बढ़ा लिया, फिजिकल डेफिसिट आपने बढ़ा लिया। $1 की डिवैल्यूएशन, आपकी रुपी डिवैल्यू होता है तो 98 बिलियन का आपका कर्जा सही है। डॉक्टर साहब, ये असद उमर साहब, अब इसको अगर हम पॉलिटिकल टर्म्स में इंटरप्रेट करें तो कुछ लोगों का ख्याल है कि असद उमर से इस्तीफ़ा लिया जाने का मतलब ये है कि हुकूमत ने अपनी मुआशी नाकामी का एतराफ़ कर लिया और मलबा डाल दिया असद उमर के ऊपर। आपके ख्याल में असद उमर ने सही परफॉर्म नहीं किया था और फैसला ठीक है हुकूमत का? पहले तो बात यह है जी कि मुझे बड़ी इज़्ज़त है असद उमर साहब की। इज़ अ मैन ऑफ ऑनर, इंटेग्रिटी, थॉरो जेंटलमैन।
मगर जो पॉलिसीज़ उन्होंने इख्तियार की हैं और जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पिछले 9 महीने में लागू हुई हैं, उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फाइनेंस मिनिस्टर को लेनी पड़ती है ना। और मगर ये बात दुरुस्त है कि ये कैबिनेट एज होल उसमें इन्वॉल्व है, और बल्कि मैं कहूँगा कि जो इनके काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स हैं वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं इन पॉलिसीज़ के लिए। अब इन पॉलिसीज़ का नतीजा क्या हुआ पिछले 9 महीने में, जो कि मैं शुरू से लिख भी रहा था, टीवी पे भी आके बता रहा था, प्रोडिक्ट कर रहा था कि ये होगा अगर ऐसी पॉलिसीज आई। वो हुआ ये कि एक तो अफरात ज़र बड़ी तेज़ी से बढ़ गई, दूसरी ग्रोथ रेट स्लो डाउन होने के नतीजे में बेरोज़गारी और गुर्बत में बड़ी तेज़ी से इजाफा हो गया, और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसको इम्प्रूव करने के लिए या डिवेल्यूएशन और बजट डेफिसिट रिडक्शन की कोशिश की गई थी, वो तकरीबन वहाँ का वहाँ ही रहा। इंपोर्ट्स ज़रूर रिड्यूस हुए हैं मगर एक्सपोर्ट्स इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ सके। तो इसका नतीजा ये हुआ कि जो ऑब्जेक्टिव्स थे इस पॉलिसी फ्रेमवर्क के, जो कि IMF का पॉलिसी फ्रेमवर्क है, जो IMF में जाने से पहले इन्होंने अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि इनके काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स में इस किस्म के लोग हैं, उनकी जहनीत वही है जो IMF की है। तो इसलिए इन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ फॉलो की जो कि जिनका ऑलरेडी प्रूव हो चुकी हैं सारी दुनिया में कि वो काउंटर प्रोडक्टिव हैं, और पाकिस्तान के एक्सपीरियंस पे जाहिर हुआ है कि इस किस्म की डिवेल्यूएशन और इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना और बजट डेफिसिट रिडक्शन करना काउंटर प्रोडक्टिव है। इन्होंने वो कर दिया और उसका नतीजा वही हुआ जो बार बार पहले इन पॉलिसी ना तजर्बाकारी थी सर, क्योंकि टीम में सारे लोग ना तजर्बाकार नहीं थे अगर असद उमर थे अभी तो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ असद उमर साहब को स्केपगोट नहीं बनाना चाहिए, ऑल्दो उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उस वक्त रेजिस्ट भी कर सकते थे, कुड हैव ब्लोन द विसल, मगर उन्होंने नहीं की। मगर इसके साथ साथ बाकी सब लोग भी इसके लिए अकाउंटेबल हैं और उनको अकाउंटेबल करना चाहिए। देखें ना, एक गलत इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के नतीजे में आपने करोड़ों लोगों को तकलीफ़ में डाल दिया, मिजरी के अंदर डाल दिया। वो जो गरीब है उसको आपने शिकंजे में डाल दिया। एक तरफ तो बेरोज़गारी बढ़ गई, गुर्बत में इजाफा हुआ, और दूसरी तरफ अफरात ज़र बढ़ गई। तो इसका कोई ना कोई किसी ना किसी को तो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी ना, इसका जवाबदेह होना पड़ेगा। और ये पॉलिसी जो इन्होंने इख्तियार की हैं, जिसके नतीजे में ये ह्यूमन मिजरी क्रिएट हुई, इंसानियत की को तकलीफ़ में ले आए हैं और गरीब तरीन तबके को तकलीफ़ में ले आए हैं, वो उनकी डायरेक्टली उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का कॉन्सिक्वेंस है। और मैं शुरू से कह रहा था कि ये होगा। सही है। अच्छा, वो डॉक्टर साहब, एक तो मैं ज़रा पॉलिटिकल थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि एक कहा जा रहा है कि ग्रुपिंग भी थी, है और उसका भी, और शायद अपने इस काम में कितनी महारत से वो काम कर पाए हैं असद उमर साहब फाइनेंस के शोबे में, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन सियासत के मैदान में वो कोई अच्छे खिलाड़ी साबित नहीं हुए कि कोई ग्रुपिंग में स्ट्रांग होता है, ज़रा आप अपना एक ग्रुप बना के रखते हैं, शायद उसमें वो इतने ज़्यादा और उनका फोकस भी नहीं था, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी ये लगा। हाँ, उनका फोकस भी नहीं था। अब देखें, एक शख्स जो है अगर वो सारी उम्र एक मल्टी नेशनल किस्म का कॉर्पोरेट जो कल्चर है उससे आता है, तो वहाँ पर जो हमारी सियासत की मलनसारी है, हमारी सियासत में हमारे बड़े बड़े सियासतदान जो हैं वो बहुत ही पोलाइट तरीके से आपसे डील करते हैं, हम जर्नलिस्ट उनसे डील करते हैं, हमें पता है कि वो किस तरह से डील करते हैं, ठीक है। असद उमर के अंदर हो सकता है उस किस्म की नरमी, उस किस्म की लचक, उस किस्म की सॉफ्टनेस जो है वो नहीं पाई जाती थी। यही वजह है कि उन्होंने कराची के या लाहौर की जो बहुत से हमारा बिग बिजनेस जिसको कहा जाता है, जिसका पाकिस्तान के नॉन पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा एक्सेस है, उस बिग बिजनेस को भी असद उमर ने बतदरीज नाराज़ किया और उनको ये लगा कि उनकी बात नहीं सुनते। ये आर्गूमेंट के हमारी बात असद उमर नहीं सुन रहे हैं, असद उमर हमें टाइम नहीं दे रहे हैं, ये बात भी शिद्दत से चली। अच्छा, अब ये जो PTI के अंदर एक बहुत बड़ा धड़ा है, कई मिनिस्टर्स का ये एक बहुत ताकतवर धड़ा है, इस धड़े का तो इकोनॉमिक पॉलिसी और फाइनेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो ज़हर अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन इंप्रूव कर रहे हैं, तो उन्होंने भी असद उमर को टारगेट किया। उसके अलावा कुछ ऐसे एडवाइज़र्स भी हैं जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हैं, जो बताया जाता है कि वज़ीर आज़म के बहुत करीब हैं, और वो भी असद उमर से खफा है, बिकॉज वो उन्होंने असद उमर से जो रिक्वेस्ट की कि इस चीज़ को मेरे पास कर दें या इस तरह से मुझे फैसिलिटेट करें, वो भी असद उमर ने नहीं किया। तो ये सब चीज़ें इकट्ठी हो गई। लेकिन चंद लम्हे पहले अशफाक साहब जब बात कर रहे थे, उन्होंने बहुत खूबसूरत एक बात की, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन्होंने कहा कि जब मिफ्ता इस्माइल ने डेप्रिसिएशन का प्रोसेस शुरू कर दिया, जिसको कि इसाक डार ने रोका हुआ था, खाकान अब्बासी साहब ने, और मिफ्ता इस्माइल जब डिफेक्टिव फाइनेंस मिनिस्टर थे, उसके बाद फिर पाकिस्तान की इकॉनमी एक स्लिपरी पाथ में थी। फिर मैं आपको IMF से डील
करना ही था। और जब आपने IMF से डील किया तो आप देखें कि पाकिस्तान के पास कोई ख़ास लेवरेज नहीं था। एक पूरा अफसाना सुनाया गया है पाकिस्तान में 7-8 माह में कि हम सऊदी अरब से इतने पैसे ले लेंगे, अब हम चीन से इतने ले लेंगे, अब हम UAE से ले लेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमने देखा कि हमारे पास कोई रिकोर्स नहीं था, कोई लेवरेज नहीं था। अशफाक साहब मुझसे एग्री करेंगे कि IMF के पास जाना इसलिए भी ज़रूरी था पाकिस्तान के लिए कि IMF के पास जब आप प्रोग्राम में होते हैं, फंड प्रोग्राम में, तो वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक आपको बजटरी सपोर्ट देते हैं जो तकरीबन 3 से 4 बिलियन डॉलर होती है। उसके अलावा अगर आपने कोई बॉन्ड फ्लोट करने, उसकी भी प्राइस आपको तभी मिलती है जब आप फंड के प्रोग्राम में होते हैं और ये 3 मालियाती इदारे जो हैं आपके पीछे खड़े होते हैं। मुझे लगता है कि असद उमर को अगर कोई समझता है कि असद उमर ने जो गलतियाँ, सब लोग कह रहे हैं कि जी उन्होंने बड़ी गलतियाँ की, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वो तो अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब होगी तो फिर आप कहेंगे कि इंटीरियर मिनिस्टर को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन असद उमर की रेलवे का कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो फिर रेलवे मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। तो असद उमर ने स्पेसिफिकली क्या गलत किया? क्या असद उमर को डेप्रिसिएशन रोकनी चाहिए थी? क्या असद उमर को इम्पोर्ट रेगुलेटरी ड्यूटी नहीं बढ़ानी चाहिए थी? क्या कोई बता दे कि क्या गलत किया स्पेसिफिकली क्या गलत? बिल्कुल ठीक है सर। एक मुख्तसर ब्रेक ले लें और फिर बहुत बड़ा सवाल जो ये पैदा हो रहा है कि अब प्राइम मिनिस्टर के ज़हन में नाम कौन सा है अगला, असद उमर को कौन रिप्लेस करेगा? उमर अयूब का नाम चलता रहा तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या उमर अयूब के पास वो सलाहियत है और वो तजर्बा है कि उमर अयूब इस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो मईशत है उसको आगे लेकर चल सकें, या उमर अयूब साहब की जगह कोई और नाम भी ज़ेर गौर हैं? तो इस पर ज़रा बात करते हैं और फिर ये भी देखेंगे कि चैलेंजेस हैं क्या नए आने वाले फाइनेंस मिनिस्टर के लिए, उसे क्या करना होगा कि उन्हें एक सक्सेसफुल मान लिया जाए और उन्हें असद उमर ना बनाया जाए आने वाले दिनों में। एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदी। जो सवाल अभी हम ब्रेक पर जाने से पहले उठा रहे थे कि अगला मर्द बहरान कौन होगा नया फाइनेंस मिनिस्टर, तो इस सवाल पर आने से पहले जो अभी डॉक्टर मोईद ने बात की थी, उन्होंने सवाल उठाया था कि अगर स्पेसिफिकली हम बात करें कि क्या गलती की, क्या रुपये को डीवैल्यू किया, क्या IMF से डील अच्छी नहीं की असद उमर ने, क्या इफरात ज़र को नहीं रोक सके, अगर स्पेसिफिकली हम डॉक्टर अकमल बात करें कि क्या गलती की असद उमर ने, तो आप 2-3 बड़ी रीजंस क्या देखते हैं असद उमर की? जी सबसे बड़ी जो गलती हुई है इस फाइनेंस मिनिस्टर से भी और हुकूमत से जनरली, वो ये है कि जिस वक्त ये आए हैं उस वक्त बहरान था कि उनको फौरी तौर पे कोई 15 से 18 अरब डॉलर चाहिए थे फिस्कल स्पेस ढूंढने के लिए मुल्क के अंदर। तो वो उसके लिए हमारे जो 3 इम्पॉर्टेंट दोस्त हैं जिनका बहुत बड़े बड़े स्टेक्स हैं पाकिस्तान, उनको उस ज़रूरत की अर्जेंसी और अमाउंट बताना चाहिए था डिटेल में वर्कआउट करके, होमवर्क करके। चाइना, सऊदी अरेबिया और UAE, इन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया, उनके पास चले गए और वो इन प्रिंसिपल अग्री कर गए सपोर्ट के लिए, मगर स्पेसिफिकली उन्होंने डॉलर ट्रांसफ़र नहीं किए टाइम पे। अच्छा, अब नतीजा ये हुआ कि इनके ऊपर एक ही किस्म का इनकी सोच उस वक्त प्रिवेल कर रही थी इनके एडवाइज़र्स के अंदर। तो असद उमर साहब तो खैर जो इस वक्त रवायत है, रवायती सोच वो उसमें वो भी सोच रहे थे, वो ये थी कि जी इकॉनमी को कॉन्ट्रैक्ट किया जाए ताकि इंपोर्ट एक्सपेंडिचर्स रिड्यूस हों और उसके ज़रिए बैलेंस ऑफ ट्रेड इम्प्रूव किया जाए, और डिवेल्यूएशन कर भी एक तरीका था इंपोर्ट एक्सपेंडिचर्स को रोकने का, रिड्यूस करने का। दूसरी तरफ बजट डेफिसिट रिडक्शन, यानी जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है उसको तकरीबन 0 कर देना, 1% GDP से भी कम कर देना, वो था तरीका उनको बजट को बैलेंस करने का। नॉर्मली बजट का बैलेंसिंग और बैलेंस ऑफ ट्रेड को इम्प्रूव करने का जो तरीका होता है, वो जो चाइना और इंडिया और बहुत से मुल्कों ने इख्तियार किया है साउथ ईस्ट एशिया में, वो होता है ग्रोथ। यू गो फॉर ग्रोथ। जब ग्रोथ होती है तो आपकी रेवेन्यूज भी बढ़ती हैं और रेवेन्यू साइड से आपका बजट डेफिसिट रिड्यूस होता है। ग्रोथ होती है तो आपके एक्सपोर्ट्स भी होते हैं और फिर आप एक्सपोर्ट्स के नतीजे में बैलेंस ऑफ ट्रेड इंप्रूव करते हैं। बजाय ये तरीका इनको ढूंढने का, इन्होंने जो दकियानूसी और प्रूवन गलत पॉलिसीज़ हैं दुनिया के एक्सपीरियंस के लिए, वो इन्होंने अडॉप्ट कर ली पैनिक के अंदर जब इनको पैसे नहीं मिले। तो अब उसका देखें ना, खमियाजा कौन भुगत रहा है इन गलत पॉलिसीज़ का। देखें ना, ये जो पॉलिसी है इससे इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ा है, बेरोज़गारी भी बढ़ी है
आम आदमी को इस शिकंजे में इन्होंने फंसा दिया है, वो इतने करोड़ों लोगों को तकलीफ में ले आए हैं। तो अब ये हुकूमत को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और तरीके थे जो कि इन्होंने इसके बारे में गौर नहीं किया, और ना ही इनके पास वो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी थी पूरी टीम में कि वो अल्टरनेटिव तरीके को, इकोनॉमिक्स के जो तरीके हैं उसको वो समझते। तो अब दोनों डबल फेलियर हुआ ना। एक फेलियर ये हुआ कि टाइम पे इन्होंने अपने दोस्तों से पैसे नहीं लिए, और दूसरी तरफ पॉलिसी सही है। लेकिन सर वो अब जो चीज़ें कतरा कतरा करके जमा हो रही थी पैमाने में, मैं अशफाक साहब जो चीज़ें कतरा कतरा पैमाना भर रहा था, तो वो छलका जिस कतरे की वजह से, वो मिनिस्ट्री स्कीम थी। कहा जा रहा है कि 2-3 दिन से काफ़ी वहाँ पर ले-दे चल रही थी कैबिनेट मीटिंग्स में भी, और उसमें भी असद उमर के ऊपर बहुत दबाव आ रहा था कि हमें समझाएं कि ये क्या हुआ है। और वो तो यह आखिरी चीज़ ये साबित हुई है? नहीं, देखिए, एमनेस्टी स्कीम इज इमिनेंट इन द कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। ज़रूरी है बहुत। आप मुझे एक बात बताएं, जिस कंट्री की पैरेलल इकोनॉमी आपकी इकोनॉमी के बराबर हो, या उससे भी कहीं ज़्यादा हो, तो जहाँ पर 35,000 अरब की आपकी पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, उस पैरेलल इकोनॉमी में अगर आप उसको डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे तो कैसे होगा? एक्चुअली आपका मसला सबसे बड़ा रियल एस्टेट का है। रियल एस्टेट की जो आपकी प्राइजेस वगैरह थी, उसमें आपकी एफबीआर वैल्यू और आपकी मार्केट वैल्यू में कम से कम दुगना या तिगना फ़र्क पड़ता है। तो वो एक बड़ा पार्किंग लॉट है आपका। असद उमर या कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर आएगा, अगर यही हालात रहे तो हर तीसरे साल पाकिस्तान में एक एमनेस्टी आपको देनी पड़ेगी। अच्छा, पहले बहुत कम चौकीदार थे आपके एमनेस्टी के। आपका वर्ल्ड बैंक होता था या IMF को आप ज़्यादा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक इसलिए होता था कि आपके जितने भी टैक्स रिफॉर्म्स होते हैं ना, फ्रॉम IMF परस्पेक्टिव वो वर्ल्ड बैंक देखता है, और वर्ल्ड बैंक अगर ओके करता है तो IMF को एतराज़ नहीं उठाता। वर्ल्ड बैंक से आपने 2 प्रोग्राम लिए, आप उनके प्रोग्राम से कोई ज़्यादा इस्तेफादा नहीं उठा सके, पैसे खर्च कर दिए। तीसरा प्रोग्राम ये लेने वाले थे, मैंने PM साहब को एडवाइस किया आप मत लें, क्योंकि ये टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं जो हमारे खाते में $400 मिलियन डाल दें और अपने कंसल्टेंट ला के उन्होंने बिठा देने। एक्चुअली एमनेस्टी तो बिजनेसमैनों ने कही है, असद उमर ने नहीं कही है। अच्छा। और PM ने इसको सब्सक्राइब किया, जो मेरी नॉलेज है। और PM तो उसके खिलाफ थे शायद? नहीं, कल रात तक PM अकेले रह गए थे, बाकी कोई मिनिस्टर नहीं था इनके साथ। और असद उमर भी एंड में तो कहते हाँ नहीं ज़रूरत है, FBR भी मना कर रही थी। कल तक तो मैंने ये सुना, कल आखिरी में। असद उमर एमनेस्टी के हक में थे या खिलाफ थे? नहीं, वो बाद में PM को साथ दे रहे थे कि यस चले, PM भी कह रहे हैं हमें देनी है। अच्छा। मगर एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, एमनेस्टी इज नॉट द बोन ऑफ कंटेंशन। ये एक लावा था जो पक रहा था, और IMF के पास जाने के कंसिक्वेंसेस अभी आपको नजर नहीं आ रहे। IMF के पास जाने के द टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। अभी आप जब IMF के पास जाओगे तो ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, अब मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जून 30 में आपका डॉलर 150 रुपए का है, जून 30 2020 में आपका डॉलर 159 रुपए का, और जून 30 2021 में आपका डॉलर 168.5 रुपीस का होगा। हाँ, मैं आपको बताया था। नहीं, ये एग्रीमेंट है क्या पाकिस्तान का? मैं आपको जो कह रहा हूँ, ऐसे ही रहे, मतलब आप लग तो ऐसा रहा कि जैसे पाकिस्तान IMF के साथ कोई एग्रीमेंट करके आ गया है। मैं आप जितने एग्जैक्ट फिगर्स दे रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट लीक हो गया। देखिए, वो अब आप मुझे ना पूछे, आप खुद जर्नलिस्ट है, मेरे वाले जर्नलिस्ट थे, तो मुझे जरा थोड़ा ज्यादा ही उसका। जितनी आपने एग्जैक्ट फिगर्स दे रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि कोई कमिटमेंट पाकिस्तान की 6% की ग्रोथ, 6% की ग्रोथ है। देखिए, 6% की ग्रोथ है। और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि आपके कर्जों का हुजूम जो होगा, जब आपकी PMLN की गवर्नमेंट गई थी जून 30 की 24,000 था, एक्चुअली 24,000 बिलियन था। आज अगर 2021 में अगर यही सिचुएशन रही तो ये कर्जे आपके 36,000 को क्रॉस कर जाएंगे। तो जो दूसरी हुकूमतों पे ये तनकीद कर रहे हैं कि जी के पीपल्स पार्टी ने 6,000 अरब खर्च किए, इन्होंने 10,000 अरब खर्च किए, तो ये 3 साल में 12,000 कर चुके होंगे। तो व्हाट आई एम सेइंग कि असद उमर को आप मुरद इल्जाम नहीं ठहरा सकते। डीवैल्यूएशन ऑफ वाज मदर ऑफ ऑल इकोनॉमिक। अब मैं ये डॉलर वाला जो मामला और डीवैल्यूएशन वाला मामला है, इसमें मैं तो डॉक्टर अकमल साहब की राय लेता हूँ। लेकिन पहले डॉक्टर साहब, ये अगर कारकर्दगी की बुनियाद पर असद उमर को हटाया जा रहा है,
तो फिर उनको तजर्बा अगर फाइनेंस का नहीं है तो उन्हें तजर्बा पेट्रोलियम या एनर्जी का भी नहीं है, तो उन्हें फिर दूसरी वजारत क्यों ऑफर की जा रही है कि जनाब आप ये कर लें, यानी आपने इसमें तो कामयाबी नहीं की तो अब आप ये ट्राई कर लें। इसका बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने उठाया। तो ये सुबह से किसी ने नहीं सवाल उठाया कि अगर एक आदमी को फाइनेंस का नहीं पता, जिसका वो शेडो मिनिस्टर था 5-6 साल से बन के बैठा है, एक साल एनर्जी में वो क्या तीर मारे, तो एनर्जी का तो उसको बिल्कुल ही कुछ नहीं पता होगा एनर्जी से। मेरा ख्याल है असद उमर को देखिए बुनियादी तौर पे एक पनिशमेंट दी गई है। वो तमाम लॉबीज जो हैं, जैसे जो बिग बिजनेस है उनसे अगर नाखुश था, पीटीआई के अंदर का जो एक बहुत ताकतवर धड़ा उनसे नाखुश था, कुछ नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस अगर उनसे सेटिस्फाइड नहीं थी, और बाकी जो मलबा इस वक्त है गम और गुस्से का पंजाब में इस वक्त बहुत ज़्यादा पाया जाता है। देखें लोगों की तनख्वाहें जो हैं उसकी वैल्यू तकरीबन 60-65% रह गई है डॉलर की अप्रिसिएशन के बाद। यानी अगर पहले अगर आपको किसी को 5 लाख रुपए उसके पास कमाता था तो 5,000 उसकी डॉलर बनते थे, अब वो 3-3,500 डॉलर की वैल्यू की वर्थ की चीज़ें वो ले सकता है। ठीक है, सो इन सब चीज़ों के नतीजे में जो लावा उबल रहा था, और जैसे अशफाक साहब ने पहला जुमला जब इन्होंने बोला तो बहुत ज़बरदस्त, इन्होंने कहा कि माहौल तो बन रहा था, क्योंकि आपने कहा माहौल तो बन रहा था, तो फाइनली आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर हैज सकम्ड अंडर द प्रेशर, और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अंडर प्रेशर आए हैं, जिससे ये भी पता चलता है कि अब अगर प्राइम मिनिस्टर असद उमर पे अंडर प्रेशर आए हैं तो फिर अब प्राइम मिनिस्टर अंडर प्रेशर आके डिलीवर करते रहेंगे उन सारी लॉबीज़ को। मुझे नहीं ख्याल लगता कि अब उस्मान बुज़दार के पास कोई बहुत ज़्यादा महीने जो हैं वो बच गए हैं। ईद के दिन ईदी नहीं मिलेगी। मैं इसमें एक ऐड कर देता हूँ मोहित भाई की बात पे। कल रात को फॉर हाफ एन आवर ऑलमोस्ट ठीक ठाक टाइम मैंने असद उमर से एमनेस्टी पे बात की है, क्योंकि मुझे वो ट्रांसपेरेंसी वाले आदिल साहब कहते हैं सुल्तान एमनेस्टी है ये, तो मेरी स्पेशलिटी भी है, मैं कर भी देता हूँ। मगर मैं आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, रात तक मुझे याद नहीं पड़ता कि असद पे कोई प्रेशर था। ठीक है, और रात तक तो ये रातों रात कुछ हुआ है फिर। और ये मैं आपको बताता हूँ ऑलराउंडर है ये, बड़े अदब के साथ, एनर्जी नहीं आप उसको सेफ्रॉन और कश्मीर उमूर देंगे तो भी चला लेगा। अच्छा, चलें तो फिर ये फाइनेंस भी चलानी चाहिए थी उन्हें। तो इसकी कम्युनिटिव डिसीजन सही। असल ऐसा है ना कि देखिए दुनिया भर में जो मिनिस्टर होते हैं जी, वो उसके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं होते। अगर आप यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर को ले आएंगे जो एनर्जी का होगा या फाइनेंस का होगा, तो जरूरी तो नहीं कि वो अच्छा मिनिस्टर भी साबित हो। मिनिस्टर तो वो होगा जो इतना इंटेलिजेंट और पढ़ा लिखा है, उसका वर्ल्ड व्यू है कि वो अपने एडवाइजर्स और एक्सपर्ट से चीजों को समझ के फैसले कर सकता है। ठीक है, क्या असद नहीं कर सकते? मेरा ख्याल असद बहुत अच्छे फैसले कर सकते थे, और अब जो रिप्लेस करेगा वो भी हम देखेंगे कौन होगा। सही है। अच्छा, एक तो डॉक्टर अकमल साहब, आपके ख्याल में कौन है, आप किसको देखते हैं? जिन 3-4-5 लोगों के नाम इस वक्त चल रहे हैं, आपके ख्याल में कौन इस बहरान में गिरी हुई पड़ी हुई मईशत को उठा सकता है? ये तो जो भी आप मिनिस्टर बनाएंगे जी, वो बुनियादी तौर पे सियासी पर्सनैलिटी होगी, वो कोई स्पेशलिस्ट इकोनॉमिस्ट तो होगा नहीं। देखिए ना, जब कोई हो सकता है कोई टेक्नोक्रेट मुशीर का आईसीयू में होता है पेशेंट, जी मैं उस पे आने लगा हूँ। अगर कोई पेशेंट आईसीयू में गया हुआ है, इंटेंसिव केयर यूनिट में, तो उसको हैंडल करने के लिए कोई माहिर डॉक्टर की ज़रूरत है ना, जर्नलिस्ट तो नहीं काम कर सकेगा। तो इसी तरह मीशत जो है ना, ये मुआशी पॉलिसी एक साइंस है, एक शोबा है जिसके लिए उसको चलाने के लिए 20-25 साल की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो फॉर्मल ट्रेनिंग की ज़रूरत है उसके लिए। तो वो इसलिए ठीक है, मिनिस्टर तो आपका पॉलिटिकली होगा, मगर उसको साथ ऐसे लोग लाने पड़ेंगे, एक्सपर्ट्स, जिनका सोच का ढांचा IMF की सोच से मुख्तलिफ हो, जिनकी जो सोच है वो नई रिसर्च की बुनियाद के ऊपर वो पॉलिसी बनाने की काबिलियत रखते हों। तो ये वही घिसी पट्टी जो पॉलिसी हम पिछले 25 साल से फॉलो करते आए हैं, वही फॉलो करते आए हैं, और उनका नतीजा भी वही हुआ है जो पहले निकलता था। तो इसलिए नया मिनिस्टर आप ज़रूरी नहीं है कि उसको एक्सपर्ट लेके आएँ, मगर मिनिस्टर के साथ जो एक्सपर्ट्स हैं वो ऐसे होने चाहिए जिनकी आजकल देखें ना, इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक्स के अंदर 2 बड़े क्लियर धड़े हैं। एक न्यू क्लासिकल, ये जो कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स है जो अभी तक प्रैक्टिस की है पिछले 9 महीनों में, और एक ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव का जो है तरीका। वो ये जो अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव है वो ये मसाइल बजट डेफिसिट के और बैलेंस ऑफ ट्रेड के मसाइल ग्रोथ के थ्रू हल करते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ज़रा इन पहलुओं पर बात करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
दोबारा खुश आमदीद कहते हैं आपको। अच्छा डॉक्टर साहब, ये 3-4 लोगों के नाम चल रहे हैं अब इस वक्त जिनके टेक्स्ट किया कि 3 are down, how many more to go? मैंने कहा एटलीस्ट 3 to 4 more to go. मोर टू गो। तो अच्छा, अब फवाद चौधरी का भी नाम है इंटरेस्टिंगली उसमें। देखिए, जो नाम पहले से चल रहे थे उसमें फवाद चौधरी साहब का नाम था, गुलाम सरवर खान साहब जो है इस वक्त रिफ्यूज़ कर रहे हैं, उनकी खप्पड़ी है, अली अमीन गंडापुर साहब का भी सुना ले लिया है, आमिर कयानी साहब का हेल्थ के हवाले से था। तो वो तो ये अब ये ज़राए से चल रही है, लेकिन अब इस पर फ़र्क क्या पड़ेगा सर? ये थोड़ी अफरा तफरी खुद अपने कॉरिडोर्स में, हुकूमत के कॉरिडोर्स में पैदा नहीं होगी इससे? देखिए होगी। देखिए शुरू में तो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, और सब लोग असद की तरह नॉन पॉलिटिकल किस्म के तो है नहीं है, सबकी अपनी अपनी पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। तो शुरू में तो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे कि जी ठीक है, चीफ का ऑर्डर है और यानी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं इमरान खान जिंदाबाद और ऑल दैट। लेकिन चंद दिनों के बाद ये लोग अपनी अपनी सियासी हिकमत अमली और स्ट्रेटजी लेकर सामने आएंगे। और मैंने जैसे कि इस प्रोग्राम के बिल्कुल शुरू में कहा था कि अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की रियल जो लीडरशिप है एज प्राइम मिनिस्टर वो शुरू हुई है कि अब आगे कैसे हैंडल कर पाते हैं, बिकॉज आज वो इतने मजबूत नहीं लग रहे इस डिसीजन के बाद। तो अच्छा, अब मसला ये है कि अगर ये कर लेते हैं और इसी में चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, तो फिर अभी तो कुछ और भी बड़े नाम हैं, इनसे भी बड़े नाम हैं जिनको तब्दील करने की बातें हो रही हैं, और अगर ये हुकूमत तब्दील करती है फिर वो भी तब्दील करने पड़ेंगे। मतलब पंजाब में खास तौर पर चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार जो हैं उनके बारे में कोई भी पॉजिटिव बात नहीं कर रहा, ठीक है। उनके एडवाइजरी कर, उनके जो स्पोक्स पर्सन है मेरा ख्याल है एक दो वही कर रहे हैं, लेकिन वो तो अपनी नौकरी वो तो नौकरी कर रहे हैं। लेकिन जितने सिविल सर्वेंट हैं, जितने पुलिस के लोग हैं, जितने वहाँ के सियासतदान हैं, जो पीटीआई के लोग हैं, वो सभी उस्मान बुज़दार के बारे में बहुत मनफी या नेगेटिव किस्म की उनकी एक तशरीह कर रहे हैं। अच्छा, केपी के भी चीफ मिनिस्टर की कोई बहुत ज़्यादा तारीफ या पॉजिटिव बात जो नहीं हो रही, वहाँ पर भी ये है कि भाई वो इस्लामाबाद से ही चीज़ें जो हैं वो मैनेज हो रही हैं। सो अगर आप प्राइम मिनिस्टर की छड़ी उधर भी घूमेगी पेशावर में और इधर भी घूमेगी, तो फिर उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी होगा सूनर और लेटर। तो प्राइम मिनिस्टर को ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होगी कहीं ना कहीं से, और उनकी जो ऑपोजिशन है वो एम्पावर होते आपको नज़र आएगी, खास करके पंजाब में PMLN। सही है। अच्छा, अब अशफाक साहब, ये जो नए मर्द बहरान का नाम सामने आ रहा है, हफीज़ शेख साहब, आपके ख्याल में कैसी चॉइस है? अच्छे लोग हैं, मगर बात पता है कि पहले ये भी ट्रायल टेस्टेड है। और उस वक्त इतना बहरान नहीं था मईशत पे। अब देखना रियल चैलेंज तो अब है। और मेरा ख्याल है इकोनॉमिस्ट हैं, चलिए अब ये भी एक जो था ना उधर के जी के इकोनॉमिस्ट को लेके आओ तो देख लेते हैं। अब देखिए मुकाबला किया जाएगा मईशत का कि जी एक इकोनॉमिस्ट, एक MBA और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, तीनों में से किसने अच्छी चलाई है। तो अब देखते हैं। अगर फर्ज करें अभी नाम कोई फाइनल और अभी हुआ भी शायद नहीं है, या कम से कम सरकारी तौर पर अनाउंस नहीं हुआ, आपके ख्याल में लेकिन अशफाक साहब इस वक्त पाकिस्तान में बेस्ट चॉइस कौन सी है? अगर आपको ये डिसीजन करना हो कि ये है जो इस वक्त मैं खुद अपना कर लूँगा। जो नाम 2-3 और भी थे ना उसमें हफीज़ पाशा साहब को खैर कर लिया, लेकिन डॉक्टर सलमान शाह साहब का भी नाम चल रहा था, डॉक्टर इशरत का भी था, लेकिन अब तो मेरे ख्याल हो गया है। एक्चुअली अगर एडवाइज़र के तौर पे अगर आप मुझे कहें सिर्फ मशवरा लेने के लिए, फंक्शनल का ना करें, हफीज़ पाशा से अच्छा नाम नहीं होगा आपके पास। और अशफाक साहब, इसमें अब जो चैलेंजेस हैं नए फाइनेंस मिनिस्टर के लिए या मुशीर के लिए, वो क्या होंगे? 2 जो मैंने शुरू में कहा है, डिवैल्यूएशन को कैसे कंट्रोल करता है वो, ग्रोथ को कैसे मैनेज करता है। तो अगर कोई एग्रीमेंट हो चुका है IMF के साथ तो फिर तो मैं वही कह रहा हूँ, हेल्पलेस हो जाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ कि वो बेचारा आएगा, वो मेन्यू कार्ड का ऑर्डर खाने के लिए आएगा जो कि दिया जा चुका है। अब वो जापानीज का दे दिया आपने, उसको चाइनीज पसंद है, आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। दूसरी बात ये है कि बजट बनाना है। 1 महीना आपके पास है, आपको बजट बनाना बहुत मुश्किल है, उसमें भी रमज़ान का महीना है। तीसरा ये है आपको FBR की जड़ों को ठीक करना। इस स्टेज पे बहुत मजबूत आसाब चाहिए उसको। और वो तो आप FBR का बार बार जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हमने जिन लोगों की तब्दीली का नाम अभी देखा है, 4-5 नाम जो अभी डॉक्टर साहब से बात हो रही है, उसमें हमाद का नाम तो नहीं है। तो इसका मतलब है कि कॉन्फिडेंस है उनके ऊपर, या हो सकता है, या तो ऐसा होता है ना कि बहुत बड़े बड़े नाम आ जाते हैं तो छोटे तो समझते हैं ना कि निकल ही जाएंगे, कोई समस्या नहीं। हमाद इज अ गुड पर्सन, ऐसी बात नहीं है, मैं उसको टाइम लगेगा ग्रूम होने में। प्रॉबेबली उसके लिए राइट टाइम नहीं था इस जगह आने का, मगर अब आ गए तो मेरा ख्याल है चले अब नए फाइनेंस मिनिस्टर देखते हैं वो क्या करते हैं। डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में चैलेंजेस क्या हैं? मेरा ख्याल है कि सियासी चैलेंज भी बहुत है, फाइनेंशियल चैलेंज तो है ही। इस हुकूमत का बुनियादी चैलेंज था भी इक्तसादी, माशी और फाइनेंशियल चैलेंज था, बिकॉज जब मिफ्ता इस्माइल और खाका नवासी साहब ने हैंड ओवर की है, इंटरिम गवर्नमेंट आई है,
तो पाकिस्तान इन्होंने एक बड़ी डिफ़िकल्ट किस्म की फाइनेंशियल सिचुएशन, इक़्तिसादी सिचुएशन इनहेरिट की थी, और वही इनका पॉलिटिकल मसला है। अगर इनकी, और फिर यह कि ये जियोपॉलिटिकली उतनी लाइट गवर्नमेंट भी नहीं है। इससे पहले जो 2 गवर्नमेंट्स आई हैं 2008 और 2013 में, नवाज शरीफ साहब की, जरदारी साहब की, वो ऐसी गवर्नमेंट्स थी जिनको अमेरिका की और मगरब की जनरली स्पीकिंग एक जियो स्ट्रेटेजिक किस्म की तायद भी हासिल थी। वो उनको पसंद करते थे, वो समझते थे कि वो एक राइट डायरेक्शन में है। ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर की ताकतों के नतीजे में ये आई है। तो ये कोई वाशिंगटन की हरदल अजीज़ हुकूमत भी नहीं थी, सो इसलिए इनको कोई सॉफ्ट ट्रीटमेंट भी वहाँ से मिलना ज़रा मुश्किल ही था। सही है। अच्छा ये बताइए अशफाक साहब कि FATF का जो मामला है और असद उमर साहब की बदतरफी, इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन है? नो। बिलावल की स्टेटमेंट को आप बिल्कुल इररिलेवेंट पर्सनल है, बिलावल की स्टेटमेंट तो बिल्कुल पर्सनल है। नहीं, वो नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, FATF के रिव्यू में 2-3 चीज़ें थी। एक तो टेररिज्म साइड पे थी, तो उसमें तो असद उमर का कोई है ही नहीं। जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात थी, उसमें अब सिर्फ आखिरी इनका जो आया वो गोल्ड के ऊपर आया कि जो गोल्ड की ट्रेड आप करेंगे डेबिट क्रेडिट कार्ड, वो पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल नहीं है। आप गांव के अंदर चले जाएं, कितने लोगों के पास बैंक अकाउंट है, तो कौन डेबिट क्रेडिट कार्ड ले सकता है? दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल है FATF इज नाउ बिकमिंग अ मोर पॉलिटिकल सब्जेक्ट देन ऑब्जेक्टिव, बिकॉज का आप ब्लैक में थे, वहाँ से ग्रे में, ग्रे से वाइट में आए, वाइट से जब आप ग्रे में आए तो लास्ट में जब ये आई थी इनकी टीम, तो उनके जो हेड थे गॉर्डन स्कॉटलैंड यार्ड के, तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा यार मुझे ये सिर्फ ब्रिजिंग बता दो कि हम वाइट से ग्रे में कैसे आए, तो फिर मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देता हूँ। तो उनके पास कोई सवाल का जवाब नहीं था। बोला जी लॉ का हम रिव्यू करते हैं, हम कहते हैं वही लॉ। सही है। आखिर में डॉक्टर साहब आप कुछ ऐड करना चाहेंगे 20 सेकंड्स में? नहीं, कुछ भी नहीं ऐड करना। मैं आपको सारा कुछ सारे नहीं, FATF तो खालिसन पॉलिटिकल चीज़ है। देखिए, मतलब वो तो कोई इतनी ऑब्जेक्टिव किस्म की यानी ये, इसमें कोई शक नहीं। अगर FATF के लेंस को आप दुनिया में अक्सर ममालिक पे अप्लाई करें जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो ग़ालिबन उनकी इसी किस्म की सूरत हाल आपको मिलेगी, लीक्स के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। FATF तो पाकिस्तान के गिर्द एक सियासी शिकंजा है, उसका हल एक सियासी नेगोशिएशन से निकलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका भी, अशफाक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर अकमल हमारे साथ लाहौर से मौजूद थे। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।